यहाँ 84, 85, 86 के कालखंड में बहुत ही बड़ा अकाल आया था गुजरात में, और तब हम संघ का काम करते थे। तो हमारी बड़ौदा में संघ की बड़ी बैठक थी, बड़ा शिविर लगा था। बाला साहब देवव्रत जी हमारे सरसंघ चालक जी उस समय थे, वो आए थे, और उसमें हम अकाल पीड़ित लोगों की क्या सेवा कर सकते हैं इस विषय की हमारे यहाँ चर्चा थी। हम करीब मेन टीम थी 150 लोगों की। नॉर्मली मैं संघ की बैठकों में पीछे बैठने वाला रहा हूँ हमेशा, और स्वभाव से भी मैं हंसी मजाक और अपनी चीजें करते रहे, अगल बगल वालों को परेशान करता रहे। जैसे जो लास्ट बेंच वाले बच्चे रहते हैं वैसा ही मेरा संघ के काम में भी ऐसे रहता था। संघ में जो बाहर इंप्रेशन ऐसा नहीं है, संघ में बहुत डेमोक्रेसी है। एक एक विषय पे इतनी बारीकी से चर्चा करते हैं, इतनी बहस करते हैं, घंटों तक बहस करते हैं संघ में। तो ये भी इसका कल्चर भी आपको ना, मुझे लगता है आप ही के जरिए इस देश को संघ के बारे में बहुत सी जो गलतफहमियां हैं वो आप नहीं शायद दूर कर पाएंगे। आई थिंक यू आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव। तो काफी बहस होती। उस दिन बहस का विषय था भाई हम इतने बड़े अकाल पीड़ित लोग हैं, कैसे मदद करें। तो तय हुआ कि भाई कैटल कैंप लगाएंगे, गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था करेंगे, छाछ देंगे, ये सब सुझाव आए। धन संग्रह करेंगे, तो सबने लिखवाया कितना कितना करेंगे ताकि लोगों को काम करना होगा। कैटल कैंप सब मेरे हिसाब से 3.5-4 घंटे तक चर्चा चलती रही। मैं अपना पीछे अपने एक मस्त मौलाना फकीर की तरह बैठा था। आखिर के मैंने हाथ ऊपर किया, करीब करीब डिसीजन हो चुका था, डिक्लेयर करना ही बाकी था। तब हमारे यहाँ केशवराव देशमुख करके हमारे प्रांत विचारक थे। तो जैसे मैंने हाथ ऊपर किया तो नाराज हो गए, और ये मेरे साथ अक्सर हुआ करता था कि जब चर्चा चलती है तो मैं वैसे ही बैठा रहता था, और आखिर में कुछ खड़ा हो जाता था। तो उनके नाराजी रहती थी कि ये पहले तो डिबेट में भाग लेता नहीं है, और फिर खास के आखिर में आकर के वो खड़ा हो जाता है। तो बड़े नाराज हुए, नहीं बोले भोजन का समय हुआ है, सब देर हो रही है, बाद में सत्र है, बड़ा साहब जी को भी आना है, उनको भी एक सत्र लेना है, अभी कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है, आप नहीं चाहते तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया था, मैं कहना चाहता था। ठीक है जल्दी बोलो, चलो जल्दी बोलो। तो वैसे मैं आज भी हैरान हूं जी, मैं उस दिन क्या बोला, मुझे सरप्राइज है। मैंने कहा कि हम क्यों पैसे संग्रह कर रहे हैं, हमें पैसों की क्या जरूरत है, हम तो संगठन के भरोसे व्यवस्थाएं क्यों विकसित न करें, हमारे पास मैन पावर है। फिर मैं ऐसे ही बोलता गया, मुझे बराबर याद है, मेरे कागज वगैरह कुछ नहीं था। मैंने कहा हमारे यहाँ इतनी शाखाएं हैं, एक शाखा में इतने घट होते हैं, एक घट में इतने स्वयंसेवक होते हैं, इतना इलाका अपन मान ले, और एक स्वयंसेवक को कहे कि भाई हर दिन एक घर से 250 ग्राम सुखड़ी ले आओ डोनेशन में। एक घट के इतने स्वयंसेवक होते हैं तो इतना केजी सुखड़ी आएगा, एक शाखा का इतना केजी सुखड़ी होगा, इतनी शाखाओं का इतना केजी सुखड़ी होगा। इतनी सुखड़ी हम इतने परिवारों को बांटे तो न्यूट्रिशन के दृष्टि में अकाल की पीड़ित अवस्था में वो ऐसे अपना गुजारा कर सकता है। मैं बोलता ही गया, और मैंने फिर कहा कि अगर ये हम करते हैं, किसी परिवार को, गुजरात के एक भी परिवार को साल में 2 बार सुखड़ी देने का नौबत नहीं आएगी। एक परिवार को एक बार सिर्फ 250 ग्राम सुखड़ी देनी पड़ेगी। और गरीबों को सुखड़ी खिलानी है तो हमारे देश में गरीब आदमी भी कहेगा मेरी सुखड़ी ले जाओ। और मैंने कहा ये अगर हम काम करते हैं तो मेरा अंदाज है कि हम 25 से 30 करोड़ रुपयों का काम कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए। अब मैं कहा सुखड़ी हम जमा करें, मंदिरों में कहीं जगह पर तय करें। अब ट्रांसपोर्टेशन लगेगा तो हम सेंटर तय करें जहां अकाल पीड़ित हो, उस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा काम करें, उसे लिखवाएं, और नजदीक वाले डिस्ट्रिक्ट में काम करें। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, इतने
ट्रक्स है, हर एक को रिक्वेस्ट की एक बार मुफ्त में देना है, दोबारा मांगे तो डीजल और का खर्चा हम देंगे, किराया तो नहीं देंगे, डीजल का हम देंगे, और उसके बाद भी चाहिए तो हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो एक हम करें। दूसरा मैंने कहा हम कैटल कैंप क्यों चलाते हैं, हम संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता है हमारे पास, क्यों न साउथ गुजरात जहां की अकाल नहीं है, वहां हरियाली है, पानी है, भारत सरकार रेलवे मुफ्त में देती है, अगर घास लाना है तो घास लाने के लिए मुफ्त देती है, तो घास लाने के लिए जो ट्रेन मुफ्त मिलती है उस ट्रेन से हम कैटल ही शिफ्ट क्यों ना करें। और हम लोगों को है भी, हम आपके घर में एक कैटल दत्तक देना चाहते हैं और बारिश आने तक आपको संभालना है, लोगों की सूची बनाए। हम तो संगठन के लोग, भले आरएसएस के लोग नहीं है, लेकिन समाज के प्रति अच्छी भावना, हमने हजारों कैटल ये किए और दत्तक रखा। इतना ही नहीं, जिस दिन वो हमारे कैटल गांव वालों ने विदाई दी, पूरा गांव रो रहा था, और कभी भी उतने स्वस्थ नहीं थे वो कैटल जो वो अकाल के बाद स्वस्थ हो गए थे। सुखड़ी बांटी, सुखड़ी मिली, सुखड़ी तो मात्रा में, अरे टन सब रुपीज की, और मैं मानता हूं उस समय हमारे लोगों ने काम किया होगा मोर देन 40 करोड़ रुपीज का, अगर उसको पैसों में लगाया जाए वो काम 40 करोड़ का हुआ होगा। तो ये जब मैंने कहा सारा विषय, तो 4 घंटे की जो बहस थी वो पूरी की पूरी धरी की धरी रह गई, और फिर कहा अच्छा भाई मोदी जी की बात तो सौटे जैसी है। और संघ की विशेषता ओपननेस देखिए कि इतनी बहस करके जिन नतीजों पर आए थे उस नतीजों को खुद ने बदला, फिर इस फॉर्मूला को वर्कआउट करने के लिए छोटा टास्क फोर्स बनाया कि भाई देखिए इस कैसे उसको प्रैक्टिकल किया जाए और शाम को रिपोर्ट करिए। तो फिर एक छोटी टोली बैठी, उस टोली में मुझे भी पूछा गया बताओ तुम्हारे मन में क्या है, फिर उसका मॉडिफाई थोड़ा किया गया, लेकिन एक अद्भुत काम हमारे लोगों ने उस समय किया था। और आरएसएस हेडक्वार्टर कहीं पर भी जाओ 4 महीने वो अकाल के, सुखड़ी की सुगंध मीलों तक आती थी। तो ऐसे कई सारे उदाहरण होंगे जो आप तो ये मुझे सहज है, मुझे ये शायद प्रकृति दस्त है किसी चीज का रास्ता कैसे खोजना। अब ये कोई बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसे मुझे याद है हम लोग हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, उसी समय हेलीकॉप्टर में चाय पीने के लिए चाय परोसी गई, तो ग्लास भरा हुआ था, और इतने में हेलीकॉप्टर, कब की बात, ये 1.5-2 साल पहले की बात हुई, हेलीकॉप्टर हिलने लगा। तो वो जो हमारे साथी बैठे थे वो चाय गिरे नहीं इसलिए चिंता में थे, मैंने तुरंत एक दूसरा ग्लास लिया, मैंने कहा इसमें आधा डालता हूं। तो ये मेरा बहुत सहज समाधान